क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म पे आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन से या किस तरह की नीतियाँ जो अंग्रेज़ी शासन ने बनाई थी उससे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, हम बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम जानते हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश को बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ा फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। तो इस फ्रीडम में क्या केवल हम जिन्हें जानते हैं उनका ही योगदान है या और भी ऐसे लोग थे जो कहीं दूर जंगलों में रहते थे और उनके जीवन में भी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नीतियों का कुछ प्रभाव पड़ा। तो ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में आपको बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन शुरू होता है कि वाई डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है उनको काटना। ये आज की रिसेंट की प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉरेस्टेशन ये बहुत पहले शुरू हो गई थी और जब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ था, कॉलोनियल रूल का मतलब ब्रिटिश रूल, इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक। आप ध्यान दीजिएगा कि डिफॉरेस्टेशन जब ब्रिटिशर्स आए तो कैसा हो गया, मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा बृहद रूप में, बड़े रूप में ये किया गया। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे देश में डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काटना। तो आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन किया गया। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा है कि इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। अब क्या हुआ, 1600 मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हमारे देश का जो बहुत सारा लैंड मास था वो अंडर कल्टिवेशन में था। Now that figure has gone up to about half. As population increased over centuries and demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. अब क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गई तो लोगों ने क्या किया, क्लियर करना शुरू किया फॉरेस्ट और बहुत ज़्यादा ज़मीनों को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश रूल आया तो कल्टीवेशन हमारे देश में, जो खेती का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। कल्टीवेशन केवल खेती से रिलेटेड नहीं रखा ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन कराना शुरू किया। वो कमर्शियल क्रॉप्स क्या थे, जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर जो है इस तरह की जो क्रॉप्स थी वहाँ उतनी अधिक नहीं हो पाती थी क्योंकि वो एक ठंडा देश है। तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सके। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि द डिमांड ऑफ दोज क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th century यूरोप, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required to industrial production. अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, वो जो था उसके लिए उनको एक जगह चाहिए थी। तो 19th सेंचुरी में कॉलोनियल स्टेट ने सोचा कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। अब आप कहेंगे फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव क्यों मानते थे, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि उनको उस पर टैक्स नहीं मिलता था। तो दे वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस एंड हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। अब वो ये मानते थे कि इसको कल्टीवेशन के अंडर में लाना चाहिए, इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और रेवेन्यू उनको मिल सके। तो वो ये मानते थे कि जितने भी फॉरेस्ट वो सभी क्या हैं, वो उनके लिए कोई काम के नहीं है, अनप्रोडक्टिव मानते थे।
क्योंकि उनको एक चीज़ नहीं मिल रही थी, रेवेन्यू। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है कल्टीवेशन एरिया को 6.7 मिलियन हेक्टर तक के जो है एक्सपांड कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए, ब्रिटिशर्स जो थे वो फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव क्यों मानते थे? तो हमें ये आंसर देते आना चाहिए कि क्यों मानते थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। बाय अर्ली 19th सेंचुरी जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड के, वो गायब हो रहे थे। ओक की लकड़ी जो होती है वो शिप बनाने के काम आती है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ टिम्बर की प्रॉब्लम हो गई। अब टिम्बर मतलब होता है वो लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो हाउ कुड इंग्लैंड शिप बी बिल्ट? अब आप बताइए कि यदि अब वहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो वहाँ के शिप कैसे बन पाते और कैसे उनकी रेगुलर सप्लाई हो पाती? तो फिर क्या हुआ, 1820 में सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो वहाँ के लोगों ने कहाँ भेजा? इंडिया। और विथ इन अ डिकेड जो ट्रीज थे उनको मैसिव स्केल्स में फेल डाउन किया गया। फेल करना मतलब काट के गिराया गया, ताकि जो है टिम्बर को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इंडिया में बहुत अधिक डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो पहला कारण आपने क्या देखा कि पहला कारण ये था कि भाई वहाँ हम वो लोग अनप्रोडक्टिव मानते थे, और दूसरा कारण ये था कि वो जो है दूसरा कारण था कि उनको शिप के लिए ओक ट्री का जो उनका भंडार था वो ख़त्म हो गया था, और वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से वो जो है टिम्बर को सप्लाई कर सकें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा इंडिया में एक और चीज़ हो रही थी, स्प्रेड ऑफ रेलवे हो रहा था 1850 इन क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। तो जहाँ एक तरफ क्या हो रहा था, शिप के लिए ज़रूरत पड़ रही थी टिम्बर की, तो रेलवे के लिए भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक के लिए जो स्लीपर्स लगते थे वो जो थे वो लकड़ियों से बनाए जाते थे। आजकल तो सीमेंट के बनते हैं। तो उसके लिए भी इनको लकड़ी चाहिए थी। और आज भी जो आप पुराने रेलवे ट्रैक देखेंगे तो उसमें आज भी आपको 50-60 साल पुराने जो है स्लीपर्स लगे हुए मिलेंगे। तो 1860 से रेलवे नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ, और 1890 में लगभग 25,500 किलोमीटर जो ट्रैक था वो बिछाया गया। देख लीजिए आप। और 1946 तक के ये इतना हो गया, 7,65,000। तो इसके लिए जो था कि बहुत ज़्यादा जो ट्री थे उनको फेल्ड किया गया, काट के गिराया गया। केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि उस समय में प्रेसिडेंसी इसलिए कहा जाता था कि यही वो क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का, कॉलोनियल्स का राज्य था, ब्रिटिशर्स का। तो 35,000 ट्रीज जो थे उनको कट हर साल किया गया। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया इंडिविजुअल को कि वो इस चीज़ के लिए कि वो जो रेलवे ट्रैक है उनके लिए जो है तेजी से जो है स्लीपर बनाने का काम करें, और इसके लिए बहुत सारे ट्रीज काटे गए। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसके अलावा अब तीसरा है प्लांटेशन। अब आप प्लांटेशन भी एक रीज़न था। अब आप कहेंगे प्लांटेशन क्यों एक रीज़न था? भाई हमें ये समझ में आया, ठीक है भाई रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर चाहिए थे तो इसलिए ट्री काटे गए, मान लेते हैं। शिप के लिए ट्री चाहिए थे, हम मान लेते हैं। लेकिन प्लांटेशन के लिए क्यों? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को इसलिए भी क्लियर किया गया ताकि टी, कॉफ़ी, रबर, जूट इनका प्लांटेशन किया जा सके। और यूरोप में इन चीज़ों की, इन कमोडिटीज़ की जो नीड थी वो बढ़ रही थी। Colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters at cheap rate। अब इसमें क्वेश्चन है कि जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो किनको ज़्यादा फायदा हुआ? तो यूरोपियन प्लांटर्स। अब यहाँ प्लांटर्स का मतलब है जो टी उगाएं, कॉफ़ी उगाएं और रबर उगाएं। और यदि आप इनके पेड़, इनके मतलब देखेंगे तो इनके जो ट्री होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन एरियाज को इनक्लोज किया गया और क्लियर किया गया फॉरेस्ट से। और जो फॉरेस्ट की जगह क्लियर हुई वहाँ पर टी और कॉफ़ी को उन्होंने क्या किया,
सो किया या प्लांट किया। फिर है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो प्लांटेशन का एक रीज़न था। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश को जो है शिप के लिए, रेलवे के लिए ज़रूरत थी, ये हमने देख लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो लोकल पीपल थे और मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये देखा कि जो लोकल पीपल थे और जो ट्रेडर थे, वो लोग फॉरेस्ट को क्या कर रहे थे, रैकलेसली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब रैकलेस का मतलब होता है कि कोई ध्यान ही नहीं देना। तो इसीलिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया, डाइट्रिच ब्रैंडिश को बुलाया, और ये जो था हमारे देश में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था। तो क्यों बुलाया, क्योंकि लोग रैकलेस कटिंग कर रहे थे। ब्रैंडिस ने बोला कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए, हालांकि कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं थी इसकी फॉरेस्ट्री, लेकिन उसने कहा कि कुछ ऐसे रूल बनाए जाएं। किसने कहा, जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिश ने ये बात कही। किसने बुलाया था, ब्रिटिशर्स ने बुलाया था। क्यों बुलाया था, रैकलेस कटिंग को देखते हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फैलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। तो उसने कहा कि भाई जो ट्री है को कटाई है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ग्रेजिंग मतलब होता है जो कैटल मतलब जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में चराई करने जाते हैं, चरने जाते हैं घास, तो वो सारे पेड़ पौधे खा जाते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। अब उसने कहा कि भाई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो उसने क्या किया, सेटअप किया फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किसने जो है इस्टेब्लिश किया, कौन जो था फर्स्ट जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल था, ये सारी चीज़ें इसमें से क्वेश्चन में बनती हैं। और इसी से हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना 1865 का, जिसको बाद में कई बार जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करके लागू किया गया। और इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो देहरादून में पहली बार सेटअप हुआ 1906 में। अब देखिए आप, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। और जिस सिस्टम को वो लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते थे, हालांकि जो ये सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कहीं से नहीं था। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं, और वो क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आई, कब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, और कहाँ जो है पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप हुआ। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में जो है नेचुरल फॉरेस्ट को में जो बहुत सारे ट्रीज हुआ करते थे उनको काट दिया जाता था। अब ये इन लोग जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जो डेफिनेशन ये डाइट्रिच दे रहे थे ब्रैंडिस, तो वो कहते थे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसको क्या कर दिया जाता था, उसको कट डाउन कर दिया जाता था, और उनकी जगह वन टाइप, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता था। तो एक ही टाइप का ट्री जो था वो स्ट्रेट रो में जो है सो किया जाता था, प्लांट किया जाता था। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल जो थे वो सर्वे करते थे, एस्टीमेट लगाते थे एरिया का, और वर्किंग प्लान बनाते थे कि भाई कैसा हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, और दे प्लान हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। और इसकी वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसको उन लोगों ने काटना शुरू किया। द एरिया कट वॉज टू बी प्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर। अब इनका ये मतलब नहीं था कि इसको केवल वो ग्रो करना चाहते थे, कि वो आगे के लिए उसको कि हर साल उसे काटा जाए। तो जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट 1865 आया तो इसको 2 बार अमेंडेड करके लागू किया गया, ये आपको याद रखना है। और 1878 के फॉरेस्ट एक्ट के तहत फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस फॉरेस्ट एक्ट के तहत, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट तो 1865 में लॉन्च हो गया था, लेकिन कौन से वाले फॉरेस्ट एक्ट में, तो ये था 78 वाले फॉरेस्ट एक्ट में, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था।
जो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, और ये वर्ड अभी भी चलता है। विलेजर्स जो थे ऐसे फॉरेस्ट से कुछ भी लेने नहीं जा सकते थे, अपने खुद के यूज़ के लिए भी। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाते थे, या उनको जो है नहीं जाने की परमिशन थी। उनको कहा जाता था कि आप प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से, 3 कैटेगरी थी फॉरेस्ट। रिजर्व मतलब जहाँ बहुत एनिमल्स रहते हैं हो, जहाँ बहुत घना हो, ऐसा फॉरेस्ट। तो इस तरह से देखिए उन्होंने ये बनाया था फॉरेस्ट एक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वेयर हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब वही बात आई जैसा हमने बताया था कि भाई इन रूल्स से, ब्रिटिशर्स ने जो रूल बनाए उससे क्या हुआ। तो उससे विलेजर्स में जो था वो अक्सर फॉरेस्ट में जाते थे, और वो चाहते थे कि भाई विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। और वो चाहते थे कि अलग अलग तरह के पेड़ रहे। भाई हमको यदि जलाऊ लकड़ी फ्यूल चाहिए तो हमें पेड़ की जो ज़रूरत है, हमको यदि कोई हर्ब चाहिए तो हमें पेड़ की ज़रूरत है। तो वो अलग अलग नीड के लिए वो अलग अलग तरह के फ्यूल, फॉडर और लीव्स उनकी ज़रूरत थी, और वो चाहते थे कि भाई अलग अलग तरह के ट्री हों। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता था कि वो एक ही तरह के ट्री चाहता था जो बिल्डिंग करने के काम आए, शिप्स और रेलवेज। तो इस तरह से उन लोग जो जनरली पसंद करते थे वो कैसी वुड पसंद करते थे, हार्ड वुड, और टॉल और स्ट्रेट लकड़ियाँ पसंद करते थे, या टॉल और स्ट्रेट ट्रीज पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने टीक और साल, जो रेलवे स्लीपर्स पुराने हो जो हम आज देखते हैं, वो साल की लकड़ी से बनाए जाते थे। तो उन्होंने इस पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया कि भाई किसका, टीक और साल पर। तो ये विलेजर्स की लाइफ पर इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ। देखिए आप कि विलेजर्स क्या चाहते थे और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। फिर इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था वो लोग यूज़ करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, रूट, लीव्स, फ्रूट एंड ट्यूबर। ट्यूबर मतलब जो ज़मीन के अंदर से कई पेड़ों के नीचे से एक जैसे आलू जो है वो एक ट्यूब है, या अदरक जो है वो एक ट्यूब है, तो ट्यूबर्स को निकालते थे। Fruit and tubers are nutritious to eat. They usually, especially during monsoon before harvest has come in। अब ये लोग हार्वेस्ट मतलब फसल कटने के पहले इनको यूज़ करते थे। हर्ब को जो है मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे, वुड को जो है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, योक और प्लाऊ बनाने के लिए यूज़ करते थे, बैम्बू को जो है वो फैंस बनाने के लिए यूज़ करते थे, बास्केट, अम्ब्रेला बनाने के लिए यूज़ करते थे। जो गुआर्ड थी, गुआर्ड मतलब जो लौकी होती है अपने घर में, उसको वो लोग क्या करते थे, पूरा सुखा लेते थे और उसको पानी के लिए, बॉटल के लिए यूज़ करते थे। तो हर तरह से जो है वो ट्रीज़ को, और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए, कप बनाने के लिए, ठीक है, और रोप बनाने के लिए वो एक ट्री का यूज़ करते थे। हाँ, तो इस तरह से वेजिटेबल के लिए ग्रेट करने के लिए वो यूज़ करते थे। तो इस तरह से, और इवन लैंप के लिए जो महुआ का ट्री था, आज भी इसका यूज़ होता है महुआ ट्री का। इसके जो फल होता है उसके अंदर से एक बीज निकलता है, उसका तेल जो है उससे वो लोग अपने घर का लैंप जलाया करते। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे या प्रोडक्ट थे, उन पर लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, डिपेंड थे। अब देखिए उनकी पूरी लाइफ जो थी वो इस पर डिपेंड थी। और अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं भाई 3 तरह के फॉरेस्ट रहेंगे, जो ब्रिटिश रूल कह रहे थे कि इस तरह से। अब क्या हुआ, इससे जो था बहुत ज़्यादा हार्डशिप उनके जीवन में आ गई, किनके, विलेजर्स के जीवन में। और ये था कि अब वो यदि वो जाते थे अपने कैटल को ग्रेज कराने, या वो फ्रूट इकट्ठे करने जाते थे, या रूट इकट्ठे करने जाते थे, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने इलीगल डिक्लेयर कर दी। किन लोगों ने, ब्रिटिशर्स। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। अब लोग क्या करने लगे, स्टील मतलब चोरी करने लगे, और यदि वो उनको पकड़ लेते थे तो फिर वो लोग ब्राइब देने लगे। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देने लगे। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूअल वुड वर स्पेशली वरीड। और जो महिलाएं थीं वो, उनको बहुत चिंता होती थी। तो इस तरह से जो कांस्टेबल हुआ करते थे या जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने लोगों को हैरेस करना शुरू कर दिया।
तो देखिए केवल यहाँ हमारे देश में मतलब केवल आम जनता को नहीं, किसानों को नहीं, केवल किसानों को नहीं बल्कि पूरे मतलब इवन जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने परेशान करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन, और इसने कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया। तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हुआ, और ये आप लगभग 7th से पढ़ रहे हैं कि इसको स्वीडन एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इनको कई और नामों से, इनके कई नाम हैं जैसे मिल्पा और शेटमेयर और चैना, ये सब इनके नाम हैं, और ये और भी नाम हैं। मगर इनमें आप समझें झूम भी इसको कहा जाता है, तो झूम ये शब्द बहुत पूछा गया कि झूम कल्टीवेशन, पोडू, खंडाट, कुमरी, ये सारे नाम जो हैं इस तरह के एग्रीकल्चर के नाम हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनके एग्रीकल्चर के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट इज़ झूम कल्टीवेशन, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ। अब इसमें करते क्या थे, क्या क्या था झूम कल्टीवेशन। तो इसमें एक्चुअली क्या होता था कि जो ये फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, खासकर ट्राइब्स वगैरह जो रहती थी, तो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को वो क्या करती थी, कट कर लेती थी। जैसे कोई फॉरेस्ट दिखा तो उसको वो ये कट कर लेती थी। अब जो ज़मीन बसती थी वहाँ पर वो क्या करता, और उनको वो जला भी देती थी। जलाने के बाद जो जो ऐश होती थी, उसमें जो राख होती थी, उसमें बहुत सारे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो फिर सीड्स जो थे वहाँ पर सोन किए जाते। सीड्स मतलब बीज होते हैं, सोन मतलब बोना होता है। तो जैसे ही मानसून की रेन आती थी तो ये सीड को सो करते थे, और अक्टूबर नवंबर में जब मानसून खत्म होने लगता था तो वो अपनी जो फसल थी उसको काट लेते। तो इस तरह से जो प्लाट थे वो कपल ऑफ ईयर मतलब कई सालों तक के उनको 1 या 2-3 सालों तक यूज़ करते थे, और उसके बाद फिर उनको 12 से 12 से 18 ईयर्स तक के वो फिर से वापस छोड़ देते थे कि फिर से वहाँ फॉरेस्ट उगेगा। और इस तरह से मिक्सचर ऑफ क्रॉप वो इन प्लॉट पर जो थे, मिलेट एक बाजरा करके एक होता है, इस तरह जो है अलग अलग मेज, बीन्स, इस तरह की फसलें वो बोते थे या सो करते थे। तो इस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो था ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था वो यूरोपियन फॉरेस्टर ने इस प्रैक्टिस को क्या कहा कि ये हार्मफुल है। अब क्यों कहा, क्योंकि जो लैंड ये लोग यूज़ करते थे उसमें वो लोग ट्री नहीं उगा पाते थे रेलवे टिम्बर के लिए, और जब फॉरेस्ट को जलाते थे ये लोग तो उससे कई बार क्या होता था, पूरे जंगल जलने का खतरा होता था, ऐसा वो लोगों ने कहा। जबकि ये लोग ऐसा नहीं, बहुत सावधानी से काम करते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ एक और दिक्कत थी कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि कहाँ का जंगल ये लोग ले रहे हैं, कहाँ पर ये लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं इतना उस टाइम पर। क्योंकि आज के समय में हम फॉरेस्ट में जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का था, क्योंकि इतनी अच्छी जो रोड्स थी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर बैन लगाने का निश्चय कर लिया, और मैनी कम्युनिटीज़ को फोर्सफुली जो है डिस्प्लेस कर दिया गया उनके होम से, जो वो फॉरेस्ट में रहते थे, और उनको कहा गया कि वो अपने ऑक्यूपेशन मतलब जो उनका जो भी काम है उसको चेंज कर दें। और इसी के कारण फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके बीच में भी स्मॉल रिबेलियन होने लगा। मतलब ये लेसन हमें ये बता रहा है कि किन कारणों से ट्राइब्स और विलेजर्स की लाइफ में अफेक्ट हुए, और क्या कारण था कि उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिबेलियन किया। अब हम जो है हु कुड हंट, अब एक तो ये चीज़ थी कि जहाँ एक और इन लोगों को बिल्कुल जो है मना कर दी थी इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, वहीं दूसरी ओर जो था एक और चीज़ थी कि कौन वहाँ शिकार कर सकता, विलेजर्स तो नहीं करते थे। तो फॉरेस्ट लॉ जो के पहले जो थे बहुत सारे लोग जो थे वो हंट करते थे डियर को, पैट्रिज को, और बहुत सारे स्मॉल एनिमल को। परंतु जैसे ही फॉरेस्ट लॉ आए तो इनको तो क्या कर दिया गया,
प्रोहिबिटेड कर दिया गया। और हंटिंग को उन लोगों ने एक स्पोर्ट के रूप में जो है प्रोड्यूस किया। हंटिंग जो टाइगर और एनिमल्स, मतलब बड़े बड़े एनिमल्स थे, उनकी जो हंटिंग थी उसको उन लोगों ने स्पोर्ट बना दिया। और वो किसके लिए लागू कर दिया कि जितने भी नोबेलिटी हैं, नोबेलिटी मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, एम्परर हैं, प्रिंस हैं, आप उनमें देख सकते हैं, तो इन लोगों ने पहले से ही बहुत हंट किया है। पर अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज्ड, इतनी बढ़ गई कि बहुत सारी जो स्पीसीज थी, बहुत सारे जो जंगली जानवर थे, उनकी जो मतलब वो उनको इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि वो एक्सटिंक्ट होने लगे। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त होने लगा। तो देखिए, जहाँ एक और आम आदमी के लिए हंट, एक छोटा सा तीतर, पैट्रिज माने तीतर होता है, डियर, इनको मारना प्रोहिबिटेड था, वहीं दूसरी ओर ये बड़े बड़े, तो ये देखिए, अभी देखिए इतने सारे इन लोगों ने टस्क इकट्ठे करके रखे ये एनिमल्स को मार करके। टस्क माना होता है हाथी के जो दांत होते हैं उनको। तो इस तरीके से क्या था कि ये एक चीज गलत थी उनके समय में। फिर न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब क्या हुआ कि केवल ऐसा नहीं हुआ, अब वाइल्ड पीपल लॉस्ट आउट मैनी वेज आफ्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक कंट्रोल द फॉरेस्ट। कुछ लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिली। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया कि अब जंगल में ही रह रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गरीब हैं, ये सब छोड़ करके उन्होंने क्या किया कि स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उन लोगों ने फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रबर की डिमांड जब बढ़ी तो बहुत सारे जो ये मुट्रुकू पीपल थे, ब्राज़ीलियन अमेज़न के, जो विलेजेस में रहते थे, उन लोगों ने क्या किया कि लेटेक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जो पेड़ होता है उससे यहाँ से जो है पेड़ के उसको जो ट्रंक होता है उसको जो है वो लोग एक छोटा सा ट्रंक में यहाँ पर कट लगा देते हैं और फिर यहाँ एक जो है बाउल बांध देते हैं, तो वो पूरा जो फ्लूइड है वो यहाँ इकट्ठा होते जाता है और फिर बाद में इसको इकट्ठा करके वो बेच देते हैं। तो इस तरह से वो सप्लाई करने लगे और जो है नई तरह के जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिफॉरेस्टेशन से हुए। और न केवल इंडिया में बल्कि बाकी सब जगहों में भी इस तरह का नई नई चीज़ें पॉसिबल थी। इसके अलावा क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में जो थे आदिवासी कम्युनिटीज़ ने कई जो हाइड मतलब होता है जो एनिमल की स्किन होती है, हॉर्न, सिल्क, ककून जिससे रेशम निकलता है, आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस और गम मतलब जो पेड़ों से निकलती हैं गम वो वाली, तो ये रेजिन, तो ये बंजारा कम्युनिटी और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो हैं ये पहले मुगल टाइम पे या राजाओं के टाइम पे ये सब ट्रेडिंग करते थे, लेकिन यूरोपियन कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने इसका सोल राइट मतलब एकमात्र अधिकार यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को दे दिया। देखिए, हंटिंग के लिए भी आपने देखा उन लोगों ने पक्षपात किया। अब ये बेचारे गांव वाले वहाँ से ये सब चीज़ें बेचते थे तो इस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया और लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। तो कई जो पेस्टोलाइट्स थे, पेस्टोलाइट मतलब जो चरवाहे थे या नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, तो ये जो उनके नाम हैं कोरावा, कराचा, येरुकुला, मद्रास की, वो उन लोगों की लाइवलीहुड वो है वो लॉस्ट हो गई और इन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहा जाने लगा क्योंकि अब इन लोगों को जो है ये लोग क्या होता था चोरी करने लगे। भाई उनको अब नहीं मिलता था तो वो चोरी से ये काम करते थे और इन्हीं में से बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो वर्क करें कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, माइंस में और प्लांटेशन, कि जहाँ पर पेड़ लग रहे हैं वहाँ ये काम करें, पेड़ कटाई का काम करें, पेड़ को लगाने का काम करें। तो इस तरह से न्यू ऑक्यूपेशंस हुए, नई चीज़ें हुई, लेकिन उनमें भी जो है पार्शलिटी थी और वो पार्शलिटी ब्रिटिशर्स ने करके रखी थी। फिर क्या हुआ कि जो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि भाई वो लोग रबर के ट्री से रबर इकट्ठा करते थे, तो ये जो था, ये जो चीज़ थी वो
लोकल इंडियंस पर डिपेंड थी कि कौन उनको रबर कंपनी को कौन ला के देगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो 4000 टन रबर थी वो इंडियन पॉपुलेशन मतलब from 1900 to 1912 the Putumayu output of 400 ton of rubber was associated with decrease of some 30,000 among Indian population due to torture, disease and flight. फाइट की वजह से फोर्स लेबर किया गया, मतलब उनको ज़बरदस्ती, मतलब ये कहा गया कि आपको जो है सप्लाई करना ही करना है। फोर्स लेबर का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से काम करना। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी वो रिक्रूट की गई काम करने के लिए। काम जैसे ओरान झारखंड के, गोंड छत्तीसगढ़ के, इनको क्या किया गया, रिक्रूट किया गया कि वो टी प्लांटेशन के लिए काम करें। और उनकी वेजेस बहुत लो थी और उनकी कंडीशंस जो वर्क की थी वो बहुत बैड थी। वो अपने घर आसानी से नहीं लौट पाते थे जहाँ से उनको रिक्रूट किया जाता था, भर्ती किया जाता था। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हुआ कि रिबेलियन होना शुरू हो गया। रिबेलियन का मतलब होता है कि विद्रोह होना शुरू हो गया। और इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिबेलियन करना शुरू कर दिया। जैसे कि इसमें सबसे फेमस नाम है बिरसा मुंडा। कभी आप इनके बारे में पढ़ें। ये बहुत फेमस जो है आदिवासी लीडर रहे हैं। इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने भी, मतलब जैसे हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा ने भी जो है बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक ये है अल्लूरी सीतारामा राजू, ये आंध्र प्रदेश के हैं और आज भी इनको लोग याद करते हैं। और ये जो रिबेलियन था ये बस्तर में हुआ था 1910 में। और इस पे हम बात करते हैं। बिरसा मुंडा ने तो बहुत पहले किया था, लेकिन उनके बाद जो है एक रिबेलियन हुआ था बस्तर में जिसकी हम बात करते हैं। और एक नए व्यक्ति का नाम हमको मिलेगा, वो था गुंडाधुर। तो अभी आगे नाम आएगा। तो यहाँ के बस्तर के लोगों ने क्या किया, बस्तर इज लोकेटेड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश के पास में है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। जो सेंट्रल पार्ट है वो एक प्लेट्यू पे है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी बस्तर में रहती हैं, जैसे मारिया, मुरिया, गोंड, धुर्वा, भत्रास, तो हलवा एक जनजाति होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग अलग अलग तरह के मतलब लैंग्वेजेस बोलते हैं और उनकी कई कस्टम्स और बिलीफ होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो लोग ये चाहते थे कि भाई जो लैंड है वो तो हमारा ही है। और हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल में वो अर्थ को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो भूमि मतलब धरती को अपनी माता मानते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में जो है रिबेलियन करना शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा वो स्पिरिट ऑफ रिवर, मतलब वो ये मानते हैं कि जो नदियां हैं उनमें भी आत्मा होती है। फॉरेस्ट में, माउंटेन में उन लोग सब ऐसे ही देवी देवताओं को पूजते हैं और वही लोग जो लुक आफ्टर करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। और जब वो लोग कुछ लेते हैं फॉरेस्ट से तो वो लोग एक देवसारी नाम का, एक डांड नाम का एक मतलब कर देते हैं या पैसे देते हैं। तो मतलब यदि वो फॉरेस्ट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उतना पैसा वो इकट्ठा करके रखते हैं सरपंच के पास या वहाँ पर, ताकि क्या हो कि उसी से वो फॉरेस्ट को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। ये क्वेश्चन आता है कि देवसारी क्या है। और वॉचमैन को वो लोग रखते हैं ताकि जो है कोई फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, और उसको कुछ ग्रेन और पे भी करते हैं, देते हैं, उसको पेमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से वो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जब ब्रिटिशर्स ने लाई तो इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फियर आ गया। तो फिर क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या की, ये मतलब
प्रपोज की कि जो 2/3 है फॉरेस्ट का वो रिजर्व कर दिया जाएगा 1905 में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया जाएगा, हंटिंग को, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। तो लोगों जो बस्तर के लोग थे वो वरीड हो गए। कुछ विलेजर्स को ये तो कहा गया कि आप फॉरेस्ट में रह सकते हो, लेकिन आपको जो है ऑन कंडीशन कि आप फ्री वर्क करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, तो आप रह सकते हैं। किस काम में? कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग। तो इस तरह से फॉरेस्ट विलेज की स्थापना हुई, और इस तरह से फॉरेस्ट जो के विलेज मतलब पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंसेशन। और कई लोगों को तो बाहर ही अलग ही कर दिया गया, उनको ना तो कोई मुआवजा दिया गया, कंपेंसेशन दिया गया। Villagers had been suffering from increased land rate and frequent demand of free labor and goods by colonial officers। और अधिकतर लोग क्या होते थे, इन लोग परेशान भी लोगों को करते थे, जैसा हमने पहले देखा। और इसी समय में क्या हुआ, बहुत टेरिबल फेमाइन आए, जिनके कारण क्या हुआ कि जो इस तरह का इन लोगों ने रिजर्वेशन वाला जो मतलब रूल लगाए थे कि आपको फ्रीली काम करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए एक लास्ट स्ट्रा साबित हुआ कि मतलब यदि ज़िंदा रहना है तो हमें फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा, और जैसे तैसे करके हमको ज़िंदा रहना पड़ेगा, और इन लोगों के लिए फ्री काम करना पड़ेगा। ये फियर ऑफ पीपल था। तो लोगों ने क्या किया कि लोग जो है ये सारी चीज़ों को जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया बाज़ार में, काउंसिल में और फेस्टिवल्स में। और इस तरह से क्या हुआ कि कई लोगों ने फिर इसको जो है रेबेलियन जो है करना शुरू किया। और इस तरह से एक गुंडा धुर करके व्यक्ति, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, जैसे मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बताया, ऐसे गुंडा धुर कौन थे और उन्होंने क्या किया देश के लिए, ये आप पढ़िएगा। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है फ्रीडम मूवमेंट को शुरू किया 1910 में। देखिए हमारा देश जो है वो 1947 में जो है आज़ाद हो गया था, लेकिन 1910 में जब महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे 10 साल पहले इन लोगों ने इस तरह की स्थिति बनाना शुरू कर दी थी कि उन लोग जो है लोग एक दूसरे को प्रेरित करते थे कुछ कुछ चीज़ें देकर। दीज आर एक्चुअली मैसेजेस, और वो कुछ देते थे एक दूसरे को कि कुछ जैसे ये देते थे, चिली देते थे, एरो देते थे, और लोगों के बीच में जो है ये सर्कुलेट करते थे कि आप मतलब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में लड़ो। और फिर उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश विलेजर्स ने जो है रेबेलियन करना शुरू किया, बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया, और फिर जो है हाउस ऑफ ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, इन लोगों के जो मकान जलाना शुरू कर दिया, और उनको रॉब करना शुरू कर दिया, बर्न करना शुरू कर दिया, और ग्रेन को जो है सब बांट लिया आपस में। और इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे जगदलपुर जो है बस्तर में है, तो ये सारे जगह जो है इस तरह का रेबेलियन होने लगा, और अंग्रेज़ों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, और ब्रिटिश ने जो है फिर उनको सेना भेजनी पड़ी इनको सप्रेस करने के। आदिवासी लीडर ने फिर उनको बातचीत की गवर्नमेंट से, पर ब्रिटिश जो थे वो बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप एंड फायर्ड अपॉन देम। आफ्टर दैट दे मार्च टू विलेजेस फ्लॉगिंग पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट ऑफ रेबेलियन। और लोगों ने फिर क्या किया, बहुत लोगों को मतलब ब्रिटिशर्स ने परेशान किया, और मोस्ट विलेजर्स पर deserted as people fled into jungle। It took 3 months for British to regain control। और बड़ी मुश्किल से ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कंट्रोल पाया। However, they never managed to capture गुंडाधुर, पर वो लोग गुंडाधुर को नहीं पकड़ सके। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये आपने देखा कि हालांकि उतना अच्छा उनका प्लान नहीं था जो इन लोगों ने रेबेलियन किया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को परेशान किया। और ये जो है स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, The same practice of keeping people out of forest and reserving them for industrial use continue। 1970, अब आप सोचिए आज़ादी के कितने साल बाद वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री। तो
1970 में एक तक इस तरह के निर्णय लिए गए जो उनके अगेंस्ट में थे। जब लोगों ने इसका अपोज किया तब जा कर के जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने, मतलब जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उन लोगों की वजह से फिर ये गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट जो था वो स्टॉप किया गया। और ऐसा भी क्या हुआ, दूसरे पार्ट में भी हुआ, एशिया, इंडोनेशिया, दूसरे पार्ट में भी इस तरह का जो है रिबेलियन हुआ। जैसे जावा में हुआ। जावा जो है वो इंडोनेशिया, जावा इज़ नाउ फेमस एज राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। पर एक समय वहाँ पर भी कॉलोनियल रूल था, डच लोगों का रूल था, और वहाँ पर भी जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुआ था। और जैसा हमारे यहाँ हुआ था वहाँ पर भी वैसा ही हुआ था। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी। एंड देयर वर मैनी विलेजेस इन फर्टाइल प्लेन, बट देयर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन माउंटेन एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वहाँ पर भी ऐसा होता था कि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी। वहाँ पर जो कलंग नाम के, अभी क्वेश्चन आता, कलंग कौन थे, तो कलंग वहाँ के जो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे, और यही लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। तो जब मतलब वहाँ पर 1755 में जब वहाँ पर कोई किंगडम टूटा तो 6000 कलंग्स फैमिली को इक्वली डिवाइड किया गया दोनों किंगडम में, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि यही लोग जो है मेन हैं, जो फॉरेस्ट को काट करके जो है हमारी मदद कर सकते हैं एक्सपर्टाइज के लिए। तो इन्हीं लोग बिल्ड करने के लिए, पैलेस को बिल्ड करने के लिए, तो जब डच ने, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ किया, तो जब डच लोगों ने वहाँ करना ऐसा शुरू किया, फॉरेस्ट पर कंट्रोल करना, तो उन लोगों ने क्या किया कि 1717 में कलंग्स रेजिस्टेड बाय, इन लोगों ने, कलंग लोगों ने भी क्या किया, वहाँ पर अटैक किया। तो ये पूछा जाता है कि जावा में किन लोगों ने किया, जैसे अभी हमने इंडिया में पढ़ा, ऐसे जावा में किन लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रेबेलियन किया, किन लोगों ने रेबेलियन किया। फिर उसके बाद इनकी अपराइजिंग को जो है वो सप्रेस कर दिया गया। वहाँ पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, और वहाँ पर भी जो है रिस्ट्रिक्टेड किया गया, और वहाँ पर भी जो है विलेजर्स पर पनिश्ड किया गया। जैसा सेम हमारे देश में हुआ ऐसा इंडोनेशिया में भी हुआ, जावा में भी हुआ, और वहाँ पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आई। और एज इन इंडिया द नीड ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट वाज शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। और 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज। तो हमारे यहाँ भी स्लीपर नहीं बने, बाहर से भी स्लीपर आए, और इस तरह से क्या हुआ, रेलवे को बनाने के लिए जो है Dutch first imposed rent on land being cultivated in the forest, and then exempted some villagers from these rent if they work collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. अब वहाँ पर भी उन्होंने यही किया डच लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों ने किया था कि यदि आपको फॉरेस्ट में रहना है तो आपको फ्री लेबर देना पड़ेगा। और इसका एक अजीब सा नाम था, देखिए इसको आप पढ़िएगा, ब्लैंडोंग डिएस्टन। तो ब्लैंडोंग डिएस्टन जो है ये सिस्टम लागू किया गया। इस सिस्टम का मतलब यही था कि यदि आपको फॉरेस्ट में रहना है तो आपको फ्री सर्विस देना पड़ेगा। और ये कहाँ लागू किया गया था, ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में लागू किया गया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सामिन चैलेंजेस, और इसी तरह से जो है एक सामिन करके थे लोग, उनके साथ कुछ चैलेंजेस आए। अराउंड 1870 सोरोंटिको सामिन ऑफ रैंडबलटंग विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज, बिगिन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो लोगों ने वहाँ पर स्टेट की ओनरशिप पर जो है क्वेश्चन मार्क किया कि भाई हमने इतने सालों से देखा हुआ है। और धीरे धीरे ये सैमिन मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया, और डच को उन लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, सामिन लोगों ने। और वार एंड डिफॉरेस्टेशन, फिर इसके बाद आता है कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक हुआ, देखिए ये आपकी पूरा हिस्ट्री है तो आपको ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना पड़ेगा
तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का भी फॉरेस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इंडिया वर्किंग प्लान्स पर अबेंडेंट, और अबेंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट डाउन फ्रीली एंड मीट। और फिर क्या हुआ कि जो भी वर्किंग प्लान थे उनको उस समय सब बंद कर दिया गया। उनको तो जो भी दिखा उसके लिए ब्रिटिश वार नीड के लिए उन्होंने ले गए, और जापानीज़ ने वहाँ पर एक स्क्रोच अर्थलैंड पॉलिसी अपनाई थी। कहाँ पर? जावा में। स्क्रोच अर्थलैंड का मतलब होता है कि जैसे जैसे सेना पीछे हटती है वो क्या करती, पूरे जंगलों में आग लगाना शुरू कर देती, ताकि जब दुश्मन की सेना है तो उसे कुछ भी ना मिले। तो ये लिखा है कि उन लोगों ने स्क्रोच अर्थ पॉलिसी के तहत डिस्ट्रॉय किया सा मिल को, लकड़ी काटने की मिल को, और जाइंट टीक लॉग्स को, और उन्होंने, ताकि वो जापानी के हैंड में ना आ जाएं। और जापानीज़ ने फिर क्या किया कि रैकलेसली, फिर वही वर्ड आया कि बहुत ही मतलब ना बिना सोचे समझे इस तरह से फॉरेस्ट को कट डाउन किया, यूज़ किया। और इस तरह से क्या हुआ कि जो वार थे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। और लोगों को फिर उसमें भी आफ्टर द वार इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक, एज इन इंडिया पीपल नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब एक बार यदि लोगों ने वहाँ फॉरेस्ट करना, मतलब फॉरेस्ट को काट के अपनी खेती करना शुरू कर दिया था, तो फिर उनसे वापस लेना तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर इसके बाद जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए एशिया और अफ्रीका में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो था वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट गोल था कि वो वहाँ पर कंजर्वेशन ना करते हुए टिम्बर को कलेक्ट करें। ये ब्रिटिश लोगों का मेन गोल था। उनको ये मतलब नहीं था कि आपका फॉरेस्ट बचे या नहीं बचे, उनको मेन गोल क्या था, वो क्या किस चीज़ के लिए ये सब कर रहे थे, तो वो ये इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि उनको टिम्बर मिले। The government has recognized that in order to meet the goal, people live near the forest must be involved। वही जो स्थिति हमने देखी, तो मिजोरम टू केरला में क्या हुआ, डेंस फॉरेस्ट को सर्वे किया गया, और जो है बिकॉज विलेज प्रोटेक्ट देम सैक्रेड ग्रोज नोन एज सारनाज। अब सारनाज, देवाकंडू, ये वो फॉरेस्ट के नाम हैं इंडिया के जिनको ये लोग जो है डेंस फॉरेस्ट की बहुत अच्छे से रक्षा करते थे, उनको सैक्रेड मानते थे। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो हमारे यहाँ क्या था, कई लोग इसको सैक्रेड मानते थे, कई लोग पेट्रोलिंग करते थे इन फॉरेस्ट की, विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन टर्न, और हर घर इस पर सहयोग देता था। कभी किसी की ड्यूटी लगती थी पेट्रोलिंग में, कभी किसी। केवल फॉरेस्ट गार्ड को ये लोग उसके हवाले नहीं करते थे, लोकल कम्युनिटीज भी जो थी वो इसकी रक्षा करती थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने इनसे ये फॉरेस्ट लेना चाहा तो इन लोगों ने क्या किया, इसका अपोज किया। तो इस तरह से पूरे देश में और विदेशों में भी लगातार इस चीज़ का जो है अपोज हुआ, और ब्रिटिशर्स को जो है जनजातियों का, फॉरेस्ट के लोगों का, विलेज के लोगों का जो है कॉन्फ्लिक्ट सहन करना पड़ा और रिबेलियन सहन करना पड़ा। और कई ऐसे लोग हैं जिनको जो आज गुमनाम हैं, लेकिन उन लोगों ने भी भारत की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत सहयोग दिया था। जैसे हमने पढ़ा बिरसा मुंडा, ठीक है, गुंडाधुर। तो ये कुछ ऐसे नाम इसमें मिले जिससे आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने भी, आदिवासी लोगों ने भी हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सहयोग दिया है। हालांकि उनका नाम कहीं दिखता नहीं है और कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका चैप्टर नंबर 4।